नमस्कार सभी को। तो फिजिक्स की क्लास में पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कार्य के बारे में चर्चा की थी। और उसी टॉपिक से रिलेटेड जो मैकेनिक्स का पार्ट है, उस मैकेनिक्स के पार्ट में हमारे पास केवल शक्ति और ऊर्जा दो टॉपिक बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट करते हैं और कल उस पर नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें हम उन पर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट हमारा है आज का शक्ति। तो कार्य के बारे में उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, पूरी तरीके से सारी चीज़ें उससे क्लियर की होंगी। तो दोनों कार्य, जो शक्ति और ऊर्जा दोनों पॉइंट है वो कार्य से ही रिलेटेड है। देखें, शक्ति जो होगी वो होगी कार्य करने की दर। कार्य करने की जो दर होगी वो शक्ति कहलाएगी। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो शक्ति को पावर बोलते हैं, तो इसको P से डिनोट करेंगे, P से डिनोट करेंगे। तो कार्य करने की दर यहाँ P आ जाएगा, P बराबर W/T। P पावर जो शक्ति होगी वो कार्य करने की दर। इसमें ध्यान रखना दो चीजें रिलेट होंगी अलग अलग। कार्य करने की जो दर आएगी उसको तो हम बोलेंगे शक्ति, और कार्य करने की जो क्षमता होगी वो क्या कहलाएगी? ऊर्जा। जैसे मान ले एक व्यक्ति 50 किलो वजन उठा सकता है, तो वो उसकी क्या है? क्षमता है। तो यहाँ जो कार्य करने की क्षमता होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ऊर्जा बोलेंगे। लेकिन शक्ति जो होगी उसने कितना कार्य किया है, मान लेते हैं 1 मिनट में, 1 सेकंड में, यूनिट जो भी हम टाइम की लेंगे, उस यूनिट में उसने कितना कार्य कर दिया है वो उसकी शक्ति कहलाएगी। लेकिन कितना कर सकता है वो उसकी क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाएगी। तो कार्य करने की जो दर होगी वो शक्ति कहलाएगी, और शक्ति जो होगी P बराबर W/T के बराबर आ रही होगी। यहां से देखेंगे हम लोग, कल मैंने कार्य का फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, दो बताए थे। एक तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आएगा वो किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर होगा। और एक F.S जो बताया था, तो यहां मैं F.S यूज करूंगा। तो W का मान मैं लिख देता हूं F.S/T। अगर मैं T को S से डिवाइड करता हूं तो S/T विस्थापन में परिवर्तन की दर किसके बराबर होगी? वेग के बराबर होगी। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं, P बराबर यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास? F.V। तो ये दो फॉर्मूले बन जाएंगे हमारे पास अलग अलग शक्ति के, एक तो W/T और F.V। अगर बल वगैरह दे रखा हो, वेग वगैरह की चीजें दे रखी हो, इससे रिलेटेड हो, तो ये फॉर्मूला यूज सकते हैं और ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक कार्य का मैंने कल बताया था जूल, और ये टाइम का सेकंड होता ही है, तो जूल/सेकंड आएगा, और इसको बोला जाता है वाट। जूल/सेकंड वाट के बराबर आएगा। तो इस शक्ति का मात्रक वाट आ जाएगा, ठीक है। और एक इसकी फेमस यूनिट है अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति जो होती है वो किसके बराबर होती है? 746 वोट के बराबर होती है, वाट के बराबर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये इसकी फेमस यूनिट है। एक अश्व शक्ति जो होती है वो 746 वोट के बराबर होती है। तो शक्ति सिंपल सा टॉपिक है, कार्य करने की जो दर आएगी उसको हम शक्ति बोलेंगे, और कार्य करने की जो क्षमता होगी जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो ऊर्जा रहेगी। तो अगर इसी पे F.V दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहां भी वही ध्यान रखना है, डॉट मैंने कल भी बताया था, जब डॉट यूज करेंगे तो हमेशा क्या आ रहा होगा इसके साथ? cos थीटा, उसी डायरेक्शन में लें, लेकिन यहां उसकी ज्यादा हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्रक जो होगा वो जूल/सेकंड होगा, उसको हम वाट बोलते हैं। जूल/सेकंड यूज नहीं होगा, वाट ही यूज होगा इसका। और एक अश्व शक्ति होती है वो 746 वोट के बराबर होती है। ये शक्ति से रिलेटेड चीजें हैं, बस इतना ही पॉइंट है शक्ति से रिलेटेड पार्ट। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाए। देखिए, मान लेते हैं ये कोई पहाड़ी है, और इस पहाड़ी की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो है 15 मीटर है, ठीक है। एक व्यक्ति यहां है नीचे सरफेस पे, इसका जो द्रव्यमान है वो मान लेते हैं इसका 38 kg है, ठीक। ये व्यक्ति यहां से चल के इसके शिखर पॉइंट पर पहुंचता है,
इतनी मीटर ऊंचाई पर। तो इस दौरान उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, टाइम जो इसको लगेगा वो कितना लगेगा, मान लेते हैं 15 सेकेंड। तो हमें ज्ञात करना है इस व्यक्ति की जो पावर आएगी, जो शक्ति का मान होगा वो कितना होगा, पावर शक्ति का जो मान होगा वो कितना होगा। एक व्यक्ति है नीचे सरफेस पर, ये पहाड़ी है 15 मीटर ऊंची, इस पहाड़ी पर चढ़ रहा है, इसका जो द्रव्यमान इतना है, टाइम इतना है, तो इसको के द्वारा जो शक्ति यूज होगी उस शक्ति का मान हमें पूछा है, शक्ति कितनी होगी। तो शक्ति क्या होगी, शक्ति का अगर मान निकालना है तो शक्ति का कितना आएगा, P बराबर W/T, जो किया गया कार्य है वो और बटे T, टाइम कितना टाइम उसे लग रहा है। अब देखें कार्य क्या होगा, कल फॉर्मूला बताया था, कार्य जो होता है वो होता है F.S। तो विस्थापन उसका ऊपर की तरफ हो रहा है और ऊपर की तरफ ही उसके गति की दिशा है, तो दोनों में जो विस्थापन और बल है जो कार्य करेगा, दोनों के मध्य कोण कितना है, 0 डिग्री है। अब यहां जो बल के रूप में यूज होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल, बाकी हम ऐसे भी मान सकते हैं कि नीचे की तरफ भी मान लेंगे गुरुत्वाकर्षण, चलो हम ये मान लेंगे गुरुत्वाकर्षण इसका नीचे की तरफ कार्य कर रहा है और ये इसका विस्थापन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो 180 डिग्री पर मान ले, लेकिन हमें वैल्यू बतानी है शक्ति की, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक सरेखीय लाइन बन रही है, तो इससे 180 डिग्री या 0 डिग्री दोनों पर कोस का मान 180 पर होता है -1, लेकिन केवल वैल्यू लेनी है तो उस माइनस का हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो F/S/T आ जाएगा। F यहाँ जो भी होगा वो कितना होगा, mg। F जो बल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma, तो ma की जगह यहाँ त्वरण का मान कितना है, g, S/T। तो m द्रव्यमान कितना है व्यक्ति का, 38 kg, g का मान 10, s विस्थापन कितना जाएगा, वो इसकी जो हाइट है वही तो जाएगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम पॉइंट दोनों के बीच की जो सीधी दूरी आएगी वो क्या होगी, इसकी ऊंचाई के बराबर, तो 15, और टाइम इसको कितना लग रहा है 15 सेकंड, तो 15 से 15 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 380 वाट के। बस इसी प्रकार के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं शायद कल भी बता चुका हूँ ये चीज़, ये जो पार्ट है हमारा कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इस पार्ट में से न्यूमेरिकल जो चीज़ें हैं वही ज़्यादा पूछी जा रही हैं, भाषा नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये शक्ति का पार्ट था, बस इतना ही है। इससे रिलेटेड मान लेते हैं ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन बना के और डाल दिया जाएगा, तो वही चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब हम चर्चा करेंगे ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा देखो, एनर्जी, ऊर्जा, तो मैं परिभाषा तो इसमें बता ही चुका हूं कि कार्य करने की जो क्षमता होगी, कार्य करने की जो क्षमता होगी उसको हम बोलेंगे ऊर्जा। शक्ति में बताया था कार्य करने की दर, क्षमता का मतलब ये है कि वो कितना कार्य कर सकता है, उसकी जो कैपेसिटी होगी वो ऊर्जा के बराबर होगी। लेकिन यूनिट टाइम जैसे 1 सेकंड में या 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में उसने कितना कार्य किया है वो उसकी किसके बराबर होगी, शक्ति के बराबर होगी। लेकिन वो कितना कर सकता है, जैसे मान लीजिए व्यक्ति 50 किलो वजन उठा सकता है तो उसकी एनर्जी है, वो उसकी ऊर्जा है। लेकिन उसने 10 किलो उठाया तो उसकी शक्ति 1 मिनट में, जैसे 1 सेकंड में मान लें कि 1 सेकंड में उसने 10 किलो उठाया तो उसकी जो शक्ति होगी वो तो 10 होगी, लेकिन जो ऊर्जा है उसकी वो कितना कार्य कर सकता है वो क्या होगा, ऊर्जा के बराबर होगा। तो कार्य करने की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, ऊर्जा के बराबर, और कार्य करने की दर शक्ति के बराबर होगी। अब देखें, अगर वस्तु द्वारा कार्य किया जा रहा है, वस्तु द्वारा कार्य करने पर, मान लेते हैं कि वस्तु खुद कार्य कर रही है, तो वस्तु जब कार्य करेगी तो उसकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी ये देखनी है। तो वस्तु जब भी कार्य करेगी, तो वस्तु जब कार्य करेगी तो उसकी एनर्जी लॉस होगी ना। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, भाई एनर्जी हमारी काम आती है। तो वस्तु के द्वारा जब अगर कार्य किया जाएगा तो एनर्जी में कमी आएगी, तो उसको हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें, वस्तु पर कार्य किया जाता है, वस्तु पर
कार्य का, वस्तु पर कार्य करने पर। तो ये क्या होगी, ये ऊर्जा उसकी प्लस में होगी। भाई वस्तु खुद कार्य करेगी तो एनर्जी उसके काम आएगी, तो वो तो माइनस में हो जाएगी। लेकिन अगर हम कोई बाह्य बल के द्वारा वस्तु के ऊपर अगर कार्य करवा रहे होंगे, अब देखो वस्तु के ऊपर कार्य करवाने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम खींचते हैं, स्प्रिंग को हम खींचते हैं, तो स्प्रिंग पर खींच रहे हैं, हम खींच रहे हैं, हम कार्य कौन कर रहा है, बाह्य बल कार्य कर रहा है। जैसे हम कार्य कर रहे हैं तो स्प्रिंग को खींचेंगे तो स्प्रिंग ने तो कोई कार्य नहीं किया ना, बाह्य बल के द्वारा किया जा रहा है कार्य। तो स्प्रिंग को जब खींचेंगे तो वो स्प्रिंग के ऊपर कार्य हो रहा होगा, तो जितना कार्य हम स्प्रिंग पर करेंगे उतना उसकी एनर्जी के रूप में सेव हो जाएगा। लेकिन जब वो स्प्रिंग को छोड़ देंगे तो वो क्या करेगी, एसएचएम करेगी। जो एसएचएम करती है या लगातार रोटेट होगी, तो वो रोटेट के कारण वस्तु द्वारा कार्य किया जाएगा, मतलब स्प्रिंग द्वारा कार्य किया जाएगा। और स्प्रिंग जब कार्य करेगी तो उसकी एनर्जी में हानि होती है और यहाँ एनर्जी उसमें सेव हो जाती है। एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि ज़्यादातर जो भी हम कार्य करते हैं वो किसी भी वस्तु में लगभग स्थितिज ऊर्जा के रूप में सेव होते हैं। जैसे हथौड़ा है, कील ठोकते हैं हम लोग हथौड़े से, तो हम क्या करते हैं, हथौड़े को ऊपर ले जाते हैं, ऐसे गति करवाते हैं ना, उसको हम बल देते हैं। तो उस जो हम उसको बल दे रहे होंगे, जो ऊर्जा हम उसको दे रहे होंगे, उसमें सेव हो जाती है। वो जो सेव होती है वो ज़्यादातर पार्ट में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में सेव होती है। ज़्यादातर पार्ट में, 100% नहीं बोलना, लेकिन 99% केस में क्या होगा, जैसे आप लोगों ने अगर चुंबक वगैरह पढ़ी होंगी तो वहाँ भी फ्लक्स के रूप में जो एनर्जी सेव होती है वो इसी प्रकार के पदों में सेव होती है। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान भी रख लेना। तो ये चीज़ बात हो गई हमारी ऊर्जा के बारे में। तो ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखने। ऊर्जा का जो मात्रक होगा, जो कार्य होता है वही ऊर्जा होती है। जैसे हमें कोई कार्य करना है तो हमें क्या करना पड़ेगी, ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो जितना कार्य हमने किया है वो पूरा का पूरा कार्य किसकी फॉर्म में सेव है, ऊर्जा की फॉर्म में है। लेकिन इसका मतलब छोटा सा एक पॉइंट चलो मैं देख लेता हूं। एक तो मैं नाम लिख रहा हूं कार्य और एक है ऊर्जा। मैं ये मान लेता हूं कि 100 जूल कार्य किया गया है, 100 जूल कार्य किया गया है। इसका मतलब 100 जूल ऊर्जा काम आई है, ये बात 100% सही है। 100 जूल ऊर्जा थी, ठीक है। लेकिन मैं अगर ये मान लूं कि अगर हमारे पास ऊर्जा जो है वो कितनी है, 100 जूल है, तो हम इससे ये नहीं कह सकते कि इस ऊर्जा से 100 जूल हम कार्य कर लेंगे। ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको लॉजिकली सोचने की कोशिश करना कि मान लेते हैं हमारे अंदर कैपेसिटी है, हम एक दिन में 100 पेंसिल बना सकते हैं। जैसे पेंसिल बनाने का कोई काम व्यक्ति काम कर रहा है तो वो उसकी कैपेसिटी है, ये जो क्षमता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऊर्जा बोल रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति एक दिन में 100 पेंसिल बना सकता है, ठीक है। तो अगर उसने 100 पेंसिल बनाई है, इसका मतलब वो उसकी ऊर्जा के बराबर है। लेकिन बना ली तो उसके बराबर है, वो बना सकता है, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश उस दिन 100 नहीं बना पाया हो। वो तो उसकी कैपेसिटी तो है, लेकिन जो उसकी ऊर्जा है वो 100% कार्य में बदल जाएगी, ये श्योर नहीं होता है कभी भी। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम सर्दी में पानी गर्म करते हैं तो जो लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो उससे कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्या उस पूरी की पूरी ऊर्जा को हम कार्य में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उस ऊर्जा का कुछ ना कुछ पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। वही बात यहाँ है कि अगर कार्य है तो 100 जूल अगर कार्य है, इसका मतलब ऊर्जा हमारे पास 100 जूल थी, ये श्योर है, या 100 जूल से ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन अगर ऊर्जा हमारे पास 100 जूल है तो हम उसको कार्य में कन्वर्ट कितना कर पाएंगे इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, जब तक परिस्थिति के बारे में हमें नहीं पता है। उष्मा के बारे में जब अध्ययन करेंगे तब इन चीज़ों को देखेंगे, कैसे कैसे कितना % कन्वर्ट होता है, कितनी दक्षता आती है, वो चीज़ें। लेकिन ये पॉइंट यहाँ भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर होगा। तो ये चीज़ें आ जाएंगी। तो कार्य का जो इसका जो ऊर्जा का जो मात्रक आएगा वो क्या आ जाएगा, जूल ही आ जाएगा। ये परिभाषा से रिलेटेड है। अब देखो हम ऊर्जा के बारे में स्पेसिफिक देखेंगे चीज़ें। पहला पार्ट हम देखेंगे गतिज ऊर्जा क्या होती है, इस बारे में। गतिज ऊर्जा, कल भी हमारी बात हुई थी गतिज ऊर्जा के बारे में। मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा, वो होती है 1/2 mv² के बराबर होती है, ठीक है। 1/2 mv² के बराबर होती है।
ये गतिज ऊर्जा का मान होता है। अब देखो गतिज ऊर्जा, ऊर्जा जो होगी, चलो मैं बोल देता हूं पहले, ऊर्जा जो होगी तो ऊर्जा का जो नियम होता है या ऊर्जा संरक्षण का नियम जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं हम लोग कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है और कुल ऊर्जा होती है वो सुरक्षित रहती है। ये बात होती है किसी विलगित निकाय के लिए। विलगित निकाय का मतलब हम जो इंटरनल एनर्जी होगी उसकी जैसे घर्षण के कारण है या जो उनके अंतराण्विक बल कार्य कर रहे होंगे, उनकी जो हल्की फुल्की एनर्जी होती है उनको अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर दें और उसको नेग्लेक्ट कर दे, गतिज ऊर्जा है उसको जो उसकी आंतरिक ऊर्जा होती है, ये छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उसको तो हम क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, और उष्मा के कारण जो ऊर्जा वेस्ट होती है उसको हम क्या मान ले, नेग्लेक्ट मान ले, तब क्या हो सकता है, वो विलगित निकाय के रूप में काउंट होता है। तो अगर विलगित निकाय है तो उसकी ऊर्जा सुरक्षित रहेगी, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। तो हम इसको बाद में मैं दोबारा भी बोल दूंगा, लिखा दूंगा लास्ट में जाके, लेकिन सिंपल सी बात है, ये तो लगभग सभी को याद भी होगी। हम यहाँ देख रहे होंगे मुख्य रूप से हम दो ऊर्जाओं का अध्ययन करेंगे। यहाँ जो पार्ट हमारे स्थितिज ऊर्जा और दूसरी गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा वो क्या रहेगी, दोनों का जो योग होगा उसको हम बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा, और वो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो विलगित निकाय के हम सुरक्षित मान के बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी होगी वो आएगी 1/2 mv², और ये भी ध्यान रखना है गतिज ऊर्जा है, मतलब कोई वस्तु गति कर रही है तो उसकी गति के कारण उसकी जो ऊर्जा एनर्जी रहेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। जैसे एक व्यक्ति स्थिर अवस्था में खड़ा है, उससे अगर हम टक्कर करते हैं, टक्कर हो जाती है बाई चांस, तो अलग प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन वही व्यक्ति अगर तेजी से दौड़ के आके अगर हमारे साथ टक्कर करे तो उसका फर्क अलग होगा, दोनों चीजों में डिफरेंस एहसास होगा। तो ये जो गति के कारण उसकी, जैसे हथौड़ा है, हथौड़े को हम क्या करें, ऊपर की तरफ गति करवाएंगे, फिर उसको नीचे की तरफ लेके आएंगे, जैसे कील ठोकते हैं तो यही तो होता है, कील अंदर चली जाती है, तो वो उसकी पहले जब हम ऊपर लेके गए तब वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें से हो गया, वापस जब उसको गति करवा रहे होते हैं तो उसकी गति भी होती है और उसकी स्थितिज ऊर्जा भी होती है, दोनों एनर्जी कील पर लगती है और कील ठोक दी जाती है। तो यही कार्य यहाँ रहेगा, उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आएगी वो होती है काइनेटिक एनर्जी, वो इसका मान होता है 1/2 mv² के बाद। अब अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आप लोगों को संवेग पढ़ाया था, P = mv, संवेग P = mv। देखो यहाँ mv बनाने के लिए हम m से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, m से ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा m², नीचे करेंगे तो m आ जाएगा हमारे पास। ये क्या बन रहा है, m² v², तो ये किसका मान है, p² का मान है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो मान आएगा वो ये भी आ जाएगा 1/2 p² m के बराबर। ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास बन जाएंगे। दूसरा जो है मैं अलग से लिख लेता हूँ, 1/2 mv² के बराबर आएगा। ठीक, बस इस पे ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। और गतिज ऊर्जा जो रहेगी किसी भी वस्तु की गति के कारण जो उसकी एनर्जी आएगी वो क्या रहेगी, उसकी गतिज ऊर्जा रहेगी। अब देखो इस पे जो क्वेश्चन बनने हैं, फॉर्मूला हमसे बहुत कम पूछेगा, क्वेश्चन बनने वो क्या कैसे पूछेगा, देखो ये पूछेगा कि एक द्रव्यमान m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसको v वेग से गति कर रही है, अगर उसका द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उल्टा बोल लिया जाए, उसका वेग आधा कर दिया जाता है, द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे मैं ये मान लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ जो द्रव्यमान है एक क्वेश्चन बना लेता हूँ यहीं पे कि द्रव्यमान है उसको दोगुना कर रहे हैं और जो वेग है उसको हम कर रहे हैं आधा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो इस प्रकार मान लेना है हमें, पहली पोजीशन पर K1 का मान निकाल लेंगे, द्रव्यमान हम अपनी तरफ से मान लें 1/2 m है और v², ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा रहेगी। दूसरी गतिज ऊर्जा जब निकाल लेंगे तो 1/2 तो सेम रहेगा, द्रव्यमान को हम 2 गुना कर रहे हैं तो m की जगह कितना आ जाएगा, 2m, वेग को आधा कर रहे हैं तो v की जगह कितना आएगा, v/2, और स्क्वायर होगा तो v/4 आ जाएगा, या चलो ऐसे लिख ही लेते हैं, v/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा शायद यहाँ तक। तो इसको सरल करें तो ये 2 से 2 काट ले, या ना काटे तो इसको छोड़ लेते हैं, चलो ये आ जाएगा 1/2 2m, और ये हो जाएगा v²/4, ये इससे कटेगा नीचे आ जाएगा 2,
ठीक है, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। तो देखो यहाँ जो भी बचेगा K2 का जो मान आएगा वो आ जाएगा 1/2 m का m v स्क्वायर का v स्क्वायर, 1/2 m v स्क्वायर लिख लिया। नीचे सिर्फ कितना बचा है 1/2, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ। ये मान जो है वो किसका है K1 का, तो K2 बराबर कितना आ जाएगा K1 इंटू 1/2, ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा दोनों। अनुपात पूछा जा सकता है, कितना चेंज आया है, कितना गुना हो गई, इस प्रकार के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं, बस यही चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा के अब देखो एक पॉइंट और ध्यान रखना है हमें यहाँ से, वो ये कि यहाँ वेग आ रहा है v स्क्वायर के पदों में, और हम लोगों ने जो वेग पढ़ा था तब मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि वेग के साथ हमेशा दिशा का हमें ध्यान रखना है, वेग के साथ हमेशा दिशा का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ गतिज ऊर्जा जो आएगी वो आएगी 1/2 mv स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो वेग की दिशा होगी वो दिशा काम नहीं आएगी हमारे लिए। तो वेग की जो दिशा होगी उस पर गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्योंकि अब वेक्टर जब पढ़ेंगे तब ये देखेंगे कि v स्क्वायर का जो मान होता है उसको हम लोग v.v रख सकते हैं, v.v रख सकते हैं। और डॉट जब प्रोडक्ट करेंगे तो एक अदिश राशि आती है, और अदिश राशि में कहीं भी दिशा का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन हमें ये पॉइंट एक्सटर्नल यहाँ ध्यान रखना है कि गतिज ऊर्जा जो होती है उसमें वेग का जो मान होगा वो तो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वेग की दिशा अगर दी है चाहे नहीं दी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी। अगर हम मान लो बाई चांस कभी बोल भी दिया जाए कि उसकी डायरेक्शन इस प्रकार बदल जाती है, ये तो ध्यान रखना है वेग की जो दिशा होगी उस पर गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती है। तो ये गतिज ऊर्जा से रिलेटेड चीज होगी। चलिए दूसरा पॉइंट हम देखेंगे यहाँ, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, बस ये दो ही ऊर्जा हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे प्रकाश है, उष्मा है, उष्मा ऊर्जा है, उष्मा ऊर्जा तो हमें टॉपिक ही पढ़ना है उष्मा, और नाभिकीय ऊर्जा है वो नाभिक में पढ़ेंगे। इस प्रकार टॉपिक में अलग अलग डिवाइडेशन हो जाएगा। मैं यहाँ कचरा नहीं करना चाहूँगा इस चीज़ का। तो वो टॉपिक जहाँ हम पढ़ रहे हों, जैसे नाभिकीय ऊर्जा है तो न्यूक्लियर फिजिक्स जहाँ पढ़ेंगे तो नाभिकीय ऊर्जा हम वहीं कर रहे होंगे, और उष्मा ऊर्जा है तो उष्मा तो टॉपिक पढ़ना ही है, वो सारी चीज़ें वहीं पर करेंगे। तो अगर आप किसी को कहीं आप लोग बुक वगैरह में पढ़ रहे हो तो उसमें अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप लोगों को डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है, सब करेंगे धीरे धीरे। लेकिन मुझे जहाँ लगता है कि ये चीज़ यहाँ रिलेट करना आसान है, यहाँ पढ़ाना उचित है, हम लोग वहीं कर रहे होंगे। चलिए स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करें तो स्थितिज ऊर्जा, पहली चीज़ तो हम देखेंगे एक जो स्प्रिंग होती है इसकी स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग का मतलब जैसे इस प्रकार होगी, अगर सरल आवर्त गति आप लोगों ने कहीं पढ़ा है तो उस चीज़ में ये काम आती है। मान लेते हैं ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से m द्रव्यमान का कोई पिंड जोड़ा गया है, इसको हम x विस्थापित करके छोड़ देते हैं। x विस्थापित का मतलब क्या होगा, या तो हम x आगे की तरफ खींच के छोड़ देते हैं या x इसको दबा के छोड़ देते हैं। स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग को हम खींच के छोड़ेंगे तब भी वो वाइब्रेट करेगी, गति करेगी। स्प्रिंग को अगर दबा के छोड़ देते हैं तब भी वो गति कर रही होती है। दोनों कंडीशन में वो SHM कर रही होती है। तो अगर इसको x विस्थापित करके छोड़ दिया, मान लो स्प्रिंग नॉर्मल ये है और इसको आगे खींच के x या दबा के छोड़ दिया, तो इसकी जो गति स्थितिज ऊर्जा का जो मान आएगा वो कितना होगा, इसका मान आएगा 1/2 kx²। और ये जो k होगा ये स्प्रिंग नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, ये हमें क्वेश्चन में मिलेगा, तो ये ध्यान रखना है हमें, ठीक। दूसरी चीज गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, ये होती है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, और इसके साथ बार माइनस का साइन होता है। गुरुत्वाकर्षण जब पढ़ रहे होंगे तब भी देखेंगे इस चीज को, G m अपॉन r के बराबर। यहाँ ध्यान रखना है ये r पर डिपेंड करते हैं नीचे कितनी दूरी। तो यहाँ जो ये r है ये तो होगी पृथ्वी की त्रिज्या, G गुरुत्वीय नियतांक, इसका जो G का जो मान होता है वो G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति kg स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। m पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m कोई भी कण है, जैसे कोई व्यक्ति है चाहे कोई भी
पिंड हम लोग ले लेते हैं पृथ्वी पर, कोई वस्तु ले ली, कोई टेबल ले ली, चाहे कुछ भी है, उस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो स्मॉल एम होगा। दूरी आर, सतह से उसकी दूरी मान ले, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये जो दूरी होगी ये दूरी पर डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और पावर 1 पर डिपेंड करती है। ज़्यादातर फॉर्मूले में क्या होता है, नीचे स्क्वायर आता है, तो कई बार हम कंफ्यूजन में वही लिख देते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला काफ़ी बार पूछा भी जाता है। और ये भी ध्यान रखना, इसके साथ बाहर साइन जो आता है वो माइनस का भी आता है। ये दो आ गई, लेकिन इन दोनों से भी इंपॉर्टेंट एक पार्ट आगे है इसमें, देखो तीसरा पॉइंट इसमें बना देता हूं मैं। तीसरा जो पॉइंट है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, इस पर ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आता है वो होता है mgh1 माइनस h2। मान लेते हैं एक सतह है, इस सतह पर वस्तु पृथ्वी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई पर है। अगर उसको हम और ऊपर ले जाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा, नीचे लेके आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण कार्य कर रहा होगा। तो ये जो h1 और h2 रहेगी ये पृथ्वी की सतह से ऊंचाई रहेगी, और ये जो होती है ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। जैसे एक वस्तु इतनी ऊंचाई पर रखी है तो उसकी ऊर्जा कितनी होती है, स्थितिज ऊर्जा mgh। उसको और ऊपर ले जाएंगे तो या नीचे लाएंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आएगा वो आएगा mgh1 माइनस h2। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। अब देखो, अगर वस्तु को हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, तो वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। अगर वस्तु को नीचे लेके आ रहे हैं तो हमें कार्य नहीं करना पड़ता, वस्तु नीचे अपने आप आ जाती है, तो हमें नेगेटिव कार्य करना पड़ेगा उस वस्तु के लिए, तो वो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है। तो ध्यान रखना, अगर वस्तु ऊपर जाएगी, ऊपर स्थिति में बढ़ाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा उसकी बढ़ेगी, लेकिन अगर वस्तु नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी। यहाँ जब फॉर्मूले में मान रखोगे तब भी आ जाएगी ये दोनों चीजें। तो ये दोनों बात हो गई गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो अब देखो, मैंने अभी बताया था कि जो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, ये यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा। अगर कोई बाह्य बल नहीं कार्य कर रहा होगा तो ये यांत्रिक ऊर्जा किसी भी वस्तु की स्थिर रहेगी। काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती रहेगी, पोटेंशियल काइनेटिक में इंटरचेंज होती रहेगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था हथौड़ा वाला, तो हथौड़े को ऊपर लेके जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा उसकी जो गति करवाएंगे उससे स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, नीचे आएगा उसके कारण उसकी गतिज ऊर्जा। तो लगातार क्या होता रहता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन इन दोनों का जो योग होता है ये यांत्रिक ऊर्जा होती है और ये यांत्रिक ऊर्जा कांस्टेंट रहती है। ये ध्यान रखना है, दोनों का योग जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है। तो ये हमारी बात है इससे रिलेटेड। अब इसके बाद अगर बात करें उष्मा ऊर्जा के बारे में, मैं यहाँ बस बोल देता हूँ, बाकी पढ़ेंगे हम लोग वहीं पर। उष्मा ऊर्जा जो होती है वो उष्मा के रूप में काम आएगी। तो इसके लिए एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात यहाँ है, अगर लैंग्वेज के पदों में पूछ लिया जाए, उष्मा ऊर्जा के कारण किसी भी वस्तु का ताप है वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उस वस्तु का ताप में परिवर्तन ना हो। पवन ऊर्जा जो होती है, जैसे जो पंख घूमते हैं उसके कारण क्या होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, वो पवन ऊर्जा आ जाएगी। उनसे रिलेटेड रासायनिक ऊर्जा है, जैसे बैटरी वगैरह में काम लेते हैं हम लोग, रासायनिक ऊर्जा के कारण एटीपी जो हम लोग भोजन वगैरह खाते हैं उससे एटीपी के पदों में वो ऊर्जा एनर्जी सेव भी होती है, वो भी रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है। बैटरी जो होती है वो भी रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो ये सारी अलग अलग उदाहरण है। तो इनसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, जो इम्पोर्टेंट पार्ट यही 3 पार्ट रहेंगे। अब मैं इन दोनों पर एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग केवल क्वेश्चन पे आएंगे। देखो, मान लेते हैं ये कोई टेबल है, पृथ्वी की सतह पर रखी गई है। यहाँ एक वस्तु है, ये रही, इसकी सतह पर इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 10 kg मान लेते हैं, कुछ भी मान ले अपने, 10 kg मान लेते हैं। और इस टेबल की जो हाइट है वो है 50 सेंटीमीटर, हाइट है वो 50 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु को इस टेबल के ऊपर रखने में हमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। बस क्वेश्चन यही है, हमें कितनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी
या तो ऊर्जा बोल देगा चाहे कार्य बोल दे, दोनों चीज़ें सेम रहेंगी, क्योंकि मैंने अभी भी बताया था कार्य और ऊर्जा के बारे में। तो हमें कितनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी या हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, वो चीज़ हमसे पूछी। अब देखो ऊर्जा मैंने अभी भी बताई थी कि डेल पी जो ऊर्जा में परिवर्तन आएगा वो कितना होता है, mgh1 माइनस h2 के बराबर, ठीक है। तो अगर हम इस ऊर्जा ऊपर लेके जा रहे हैं तो कितनी हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं हम लोग, 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो द्रव्यमान हमारे पास कितना है 10, g भी 10 होता है। h ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें हमें क्या कर लेना है, दूसरा तो धरातल पर है तो वो h2 तो 0 ही रहेगा, तो कितना ऊपर लेके जा रहे हैं हम लोग उसको 50 सेंटीमीटर, लेकिन इसको सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। तो ये 100 से 100 तो कट जाएगा और ये मान कितना आ जाएगा 50, तो 50 जूल आ जाएगा, ठीक है। या तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि कितना कार्य हमें करना पड़ेगा, तो 50 जूल, या हमसे पूछा जा सकता है कि ऊर्जा में परिवर्तन कितना आ रहा है, तो भी 50 जूल आ रहा होगा। ये चीज़ है हमारे पास। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने शक्ति क्या है पूरा कवर कर लिया है, ऊर्जा क्या है बस इतना ही ऊर्जा से रिलेटेड पार्ट है, बाकी बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, उनसे अलग अलग जहाँ जहाँ काम आएगी वो सारी चीज़ें हम लोग, जैसे विद्युत धारा है तो विद्युत धारा में ऊर्जा आएगी, विद्युत ऊर्जा, तो हम विद्युत धारा में पढ़ेंगे उस चीज़ को, न्यूक्लियर, तो वो बाकी जो बची हुई पार्ट है वो धीरे धीरे अलग अलग चैप्टर में काम आ जाएंगे। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से हमें 2 ऊर्जा पढ़नी थी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, वो दोनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब जो भी नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी, मैकेनिक्स का हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है स्टार्ट से लेके लास्ट तक, तो मैकेनिक्स का जो एक बड़ा पार्ट था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी उससे पहले आप लोगों को तैयार रहना है कि नेक्स्ट क्लास में मैं फिजिक्स जितना पार्ट हम लोगों ने आज तक किया है पूरे पार्ट से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन है पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा यहाँ, और आप लोगों को पीछे का पार्ट रिवाइज करके आ रहा है, ताकि आप लोगों को उस टाइम पता लगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से हमें चीज़ें करनी होंगी। और उसके बाद जो क्लास होगी उसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा। अगर मेरा जहाँ तक आइडिया है मैं शायद तरंग का और प्रकाश वो पार्ट है उस पार्ट को लेने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि उससे पहले कोई टॉपिक और करना चाहिए हमें, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से मैं कोशिश करूँगा जो भी हमारी टेक्निकल जो इन चीज़ों को देख रहे होंगे वो मेरे तक उन चीज़ों को पहुँचा देंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी उम्मीद है या मेरा जो आइडिया है उसके अकॉर्डिंग मैं पहले तरंग पढ़ाऊंगा और तरंग के जस्ट बाद प्रकाश का टॉपिक पढ़ेंगे। प्रकाश का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है लगभग हर एग्जाम में, और बढ़िया चैप्टर है वो, समझने वाली चीज़ें अधिक हैं। थ्योरेटिकल जो पार्ट होगा वो हम कभी भी कर सकते हैं आसानी से। बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि कोई दूसरा टॉपिक हमें स्टार्ट करना चाहिए, जैसे इसके बाद अच्छा टॉपिक तो गुरुत्वाकर्षण होगा, थोड़ा इससे रिलेट भी होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण थ्योरेटिकल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उससे पहले हम तरंग का जो पार्ट है और प्रकाश का जो पार्ट है वो पहले कर लेंगे उसके बाद, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ें उसमें कन्वर्ट होती चली जाएंगी। तो ऊर्जा और शक्ति और कार्य हम लोग कल कर चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे साथ आ जाएंगी। इनके अलावा अगर कहीं भी किसी भी पार्ट में दिक्कत है तो पहले तो कोशिश ये कीजिए कि मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। आप लोग धीरे धीरे अगर साथ के साथ पढ़ते आ रहे हैं तो मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है, छोटी से छोटी चीज़ जो है वो मैंने कवर करवाने की कोशिश की, तो सारी चीज़ें उसके साथ ऐड हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं दिक्कत रह रही होती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, वहाँ से मेरे तक पहुँच जाएंगी चीज़ें। चलिए आज की क्लास के लिए थैंक यू आप